एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KCJM NGO। तो दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आपको तो पता है कि फॉर्म 10BD जारी हो गया है और हमको उसको 31 मई 2022 के पहले फाइल करना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, एप्सी ग्रांट करना है या नहीं करना है, गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करें, अगर हमारे पास पैन आईडी नहीं है तो हम उसको कैसे रिपोर्ट करें, ये एनोनिमस डोनेशन क्या है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है फॉर्म 10BD को लेकर के। तो मैं आज आपको ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने की ट्राई करूंगा, तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखें। सारे वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है कि क्या रिपोर्ट करना चाहिए और क्या फॉर्म 10BD में रिपोर्ट नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर फॉर्म 10BD क्या चीज है, क्यों फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, अगर ये देखना है तो आप मेरा ये पुराना वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, छोटे मोटे डोनेशन है, तो आप इस वीडियो को देख करके पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम कंफ्यूजन्स के बारे में। क्या फॉर्म 10BD का कंफ्यूजन्स है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं जब फाइल करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये हो गया कि जिसमें फंक्शनल इश्यूज है, फॉर्म में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है या नहीं करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपके आंसर करूंगा। और जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें टेक्निकल इश्यूज जो फॉर्म फिलअप करने के टाइम आते हैं, एक्सेल के टाइम, रिवाइज फॉर्म 10BD कैसे फाइल करना है, ये सारे मैंने वहां पर एक वीडियो सेपरेटली बनाया था, वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किसको फाइल करना है। फॉर्म 10BD फाइल उन ऑर्गेनाइजेशंस को करना है, मतलब कि ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज जिनके पास ATG का सर्टिफिकेट है, फॉर्म नंबर 10AC में उसका अप्रूवल है, या प्रोविजनल या फाइनल, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फाइल करना है। तो अगर आपका प्रोविजनल अप्रूवल है ATG का, फिर भी आपको फाइल करना है, फाइनल अप्रूवल है, फिर भी फाइल करना है। तो आपका फॉर्म 10AC जो एक सर्टिफिकेट आया होगा आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म 10A और 10B, ये ऐसे कुछ दिखेगा। और यहाँ पर अगर ATG का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको ये फॉर्म 10BD अप्लाइड है और फाइल करना है। दोस्तों ये फॉर्म 10BD फाइल करना वॉलेंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। अगर आपका ATG रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, और अगर आपने डोनेशन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये फॉर्म 10BD फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो रहा है। और ये कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं है या ऑप्शनल नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ इवन डोनर। मतलब कि इफ डोनर सेज दैट ही डजंट वांट टू क्लेम ATG in his ITR, in his return, then also in my opinion this should be reported। मतलब कि अगर डोनर बोल रहा है कि मुझे ATG नहीं चाहिए इसमें और आप इसको रिपोर्ट ना करें, फिर भी आप अगर वर्डिंग देखेंगे इस सेक्शन के और इस फॉर्म के, तो फॉर्म 10BD में वो सारे डोनेशन जो एलिजिबल डोनेशन है उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन पर है। मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन या डोनर के हाथ में नहीं है वॉलेंटरीली कि हमारा डोनेशन फॉर्म 10BD में लिखिए या ना लिखिए। तो फॉर्म 10BD में सारे एलिजिबल डोनेशंस कौन से ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। सारे एलिजिबल डोनेशंस को आपको रिपोर्ट करना है, 10BE डोनर को जनरेट करके इश्यू करना है। फिर डोनर डिसाइड करेगा एट द फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न कि उसको वो क्लेम करना है या नहीं करना है, कौन से डोनेशंस या ग्रांट को रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टाइप ऑफ डोनेशन, 3 टाइप्स इन्होंने लिखा है, कॉर्पस, स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड अदर्स। तो ये 3 रिपोर्ट करने हैं। हालांकि कौन डोनेशन दे रहा है उसके हिसाब से भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। तो आप मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बता रहा हूँ अलग अलग ग्रांट, अलग अलग डोनेशन, कैश डोनेशन वगैरह में रिपोर्ट करना ऑप्शनल है या कैसे करना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स, दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट्स आ सकती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ओन कंपनी से या गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन से। ये आपको नहीं पता चलेगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जहाँ से आपका ग्रांट आ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट,
उसका सेपरेट एंटिटी है या नहीं है। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको उनसे रिटर्न में पूछ लेना चाहिए कि क्या उनके पास पैन अवेलेबल है या नहीं है। इफ़ दे हैव अ पैन सेपरेट पैन अवेलेबल विद देम, देन यू हैव टू कोट एंड रिपोर्ट दिस गवर्नमेंट ग्रांट ऑल्सो। पर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पैन नहीं होता है या गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, ऐसे कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस है और उनका पान अवेलेबल नहीं है तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ऑप्शनल है, पर मेरे हिसाब से आपके पास एक कम्युनिकेशन ट्रेल होना चाहिए कि उनका पैन सेपरेटली अवेलेबल नहीं है। CSR ग्रांट सेम वे दोस्तों, कंपनी के लिए भी कुछ कंपनी ATG डोनेशंस क्लेम करती है अपने रिटर्न में, कुछ को अलाउ नहीं है और नहीं करती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको ये नहीं पता कि ये कंपनी ATG क्लेम करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों CSR ग्रांट रिपोर्ट करना मेरे हिसाब से मैंडेटरी है, क्योंकि CSR ग्रांट आता है कंपनी से और कंपनी का पैन डेफिनेटली अवेलेबल होता है, तो आपको उसका पैन लेकर के ये रिपोर्ट करना है। हालांकि कुछ कंपनीज को ATG का डोनेशन एग्जम्प्ट नहीं मिलता है या वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम कर लेते हैं सेपरेटली, तो कुछ को तो ये अलाउ है ATG एग्जम्प्ट करना और कुछ को नहीं अलाउ, पर आपको ये नहीं पता है। सो ऑन अ सेफर साइड माय ओपिनियन इज दैट टेक द पैन ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ CSR ग्रांट एंड रिपोर्ट इन द 10B फॉर्म। FCRA ग्रांट अगेन दोस्तों, FCRA ग्रांट का ये एक मिथ चल रहा है, रूमर चल रहा है कि उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि FCRA ग्रांट को ATG नहीं मिलने वाला है या FCRA डोनेशन में ATG नहीं मिलने वाला है। ये गलत चीज है दोस्तों। FCRA डोनेशन या ग्रांट इंडियन कंपनी से भी आ सकता है और इंडियन पर्सन से भी आ सकता है और हमें नहीं पता है कि वो इसको क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए इन माय ओपिनियन इन केस ऑफ FCRA ग्रांट आपको FC ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग एजेंसी है या जहां से आपका FC डोनेशन आया हुआ है उसको एक बार रिटर्न कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन में पूछ लेना चाहिए कि क्या उनके पास पैन या ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उनकी कंट्री का अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो दे रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ केस में ये अवेलेबल नहीं होता है, जैसे UN से ग्रांट आया तो UN का कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा, ऐसे सिनारियो में आप उसको छोड़ सकते हैं, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडियन ग्रांट कमिंग फ्रॉम द इंडियन फंडिंग एजेंसी। तो दोस्तों इंडियन फंडिंग एजेंसी ट्रस्ट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है। आपको नहीं पता कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनका एंटिटी कैसे रजिस्टर है, बट हाँ ये ज़रूर है कि इंडियन फंडिंग एजेंसी से ग्रांट आया हुआ है तो उनका पैन नंबर डेफिनेटली होगा और उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए अगर पैन है तो। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। आजकल ये बहुत चला है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपके बिहाफ पे डोनेशन रेज करके दे रहे हैं और आपको वो पैसा अपना कमीशन काट के ट्रांसफर कर रहे हैं। दोस्तों क्राउड फंडिंग में पोर्टल दो तरह से काम करता है। एक तो जो वेबसाइट्स पोर्टल है ये सिर्फ एक मीडिएटरी की तरह काम करती है और आपका लिस्टिंग डिस्प्ले करके डोनर और आपके बीच में एक कड़ी बन जाती है, जहां पर पोर्टल ने ATG क्लेम देने का, सर्टिफिकेट देने का क्लेम किया हुआ है डोनर को, और जनरली पोर्टल से जो पैसा आया हुआ है उसका लिस्ट भी आपको भेजती है डोनर और उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ या एड्रेस वगैरह के साथ। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या आपको पोर्टल को लिख करके ये मिल सकता है या आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको इंडिविजुअल डोनेशन रिपोर्ट करने चाहिए डोनर के नाम, ID वगैरह के साथ, और इन रिस्पेक्टिव ऑफ आपका पैसा कंसोलिडेटेड आया हुआ है, एक चेक से आया हुआ है या एक बैंक ट्रांसफर से आया हुआ है, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर आपको 50,000 पोर्टल से मिले हुए हैं और उस 50,000 का आपको लिस्टिंग अवेलेबल है डोनर का विथ ID, तो उसको इंडिविजुअल ही रिपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड, कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल इस तरह से काम करते हैं कि पहले तो वो ऑन बिहाफ ऑफ यू डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं और फिर आपको कंसोलिडेटेड ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको सिर्फ एक ही डोनेशन पोर्टल के नाम का दिखाना चाहिए और पोर्टल को ATG सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टल बता सकती है कि उनका मैकेनिज्म क्या है वर्क करने का, उनका एंटिटी क्या है और
हाउ दे आर अकाउंटिंग दिस काइंड ऑफ अ डोनेशंस। क्राउड फंडिंग में एक और क्वेश्चन था लोगों का कि कौन सा अमाउंट रिपोर्ट करना है, नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट। मेरे हिसाब से ग्रॉस अमाउंट रिपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर डोनर ने 10,000 दिया हुआ है थ्रू किसी वेबसाइट और आपके अकाउंट में 9,500 आया हुआ है, तो आपको उसको 10,000 का सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा, बिकॉज 500 मे बी द वेबसाइट चार्जेस और द कमीशन चार्जेस हो सकता है, और आपके अकाउंट्स में भी उसको ऐसे ही डिस्प्ले करना होगा। दोस्तों कई बार होता है कि हस्बैंड अपने अकाउंट से डोनेशन देता है, और जैसे 20,000 डोनेशन दिया और आपको बताया कि मुझे 10,000 के 2 रिसिप्ट चाहिए, एक हस्बैंड के नाम का एक वाइफ के नाम का, क्योंकि ऐसे क्लेम करना है उनके इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में। तो क्या ये अलाउ है और उसको फॉर्म 10BD में कैसे करेंगे? वेरी सिंपल है, ये अलाउ है। आप 20,000 का डोनेशन भले ही एक चेक से मिला हुआ है या एक बैंक ट्रांसफर से मिला हुआ है, आप उसको 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर सकते हैं और प्रॉपर आईडी प्रूफ या पान के साथ 2 लोगों को उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कैश डोनेशन, दोस्तों यहाँ पर बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 तरह के कैश डोनेशंस होते हैं। एक 2,000 या उससे कम वाले डोनेशंस, और सेकंड 2,000 से ज्यादा वाले डोनेशंस। तो 2,000 या उससे कम के कैश डोनेशंस अगर आपने रिसीव किए, 500 रुपीज, 100 रुपीज, 150 rupees, anything like in corona this happens, very small amount donations received in cash। तो अगर 2,000 या उससे कम के डोनेशंस आपने कैश में लिए हुए, तो आप उसको ATG दे सकते हैं और उस सारे डोनेशंस को आपको रिपोर्ट करना है 10BD में इंडिविजुअली विथ ID। अगर ID अवेलेबल नहीं है तो ये एनोनिमस डोनेशन हो जाएंगे, जो भी स्मॉल डोनेशंस है, और उसका कैसे रिपोर्ट करना है या नहीं करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सेकेंड कैटेगरी इज कैश डोनेशन मोर देन ₹2,000। अगर 2,000 से ज्यादा कैश डोनेशन आपने लिया हुआ है तो डेफिनेटली ये ATG नहीं दे सकते हम उसको, क्योंकि ये अलाउ नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और आपको इसको रिपोर्ट नहीं करना है। चलिए तो बात करते हैं, अगर पैन ID वगैरह अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। दोस्तों इसी के लिए इनकम टैक्स ने ये 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं ID प्रूफ के, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ID प्रूफ। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैन डालना है या आधार डालना है, आप उनके लाइसेंस का नंबर भी डाल सकते हैं, रेशन कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि हो सके उतने डेटाबेस में आप ID ले लीजिए ताकि ये एनोनिमस डोनेशन ना बन जाए। चलिए तो एनोनिमस डोनेशन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ड्रॉप बॉक्स डोनेशन रिपोर्ट नहीं करना है 10BD में। कैश डोनेशन इज योर एनोनिमस डोनेशन, क्योंकि उसमें पता नहीं होता है कौन ड्रॉप बॉक्स में डाल के गया, तो डोनेशन बॉक्स रिपोर्ट नहीं करना है 10BD में। दोस्तों एनोनिमस डोनेशन अलाउ है इनकम टैक्स में, मतलब कि सीक्रेट डोनेशन अलाउ है, जिसको गुप्त दान भी हम पहले बताते थे। ये अलाउ है इनकम टैक्स में अप टू 5% ऑफ योर टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम का 5% तक आपको अलाउ है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कि कितना आप एनोनिमस डोनेशन में ले सकते हैं और कितना आप फॉर्म 10BD में रिपोर्ट करते हैं। एनोनिमस डोनेशन फॉर्म 10BD में रिपोर्ट नहीं करना है। और एक एनोनिमस डोनेशन के साथ क्वेश्चन है कि अगर किसी ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाए, कोरोना में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे, और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाए या आपके पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये एनोनिमस डोनेशन ही गिना जाएगा। हालांकि ये चेक से किसी ने पैसा दिया हुआ है या बैंकिंग चैनल से पैसा दिया हुआ है, तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि आपको उस डोनर को ढूंढ के ATG देना चाहिए 10BD में रिपोर्ट करके, क्योंकि अगर लेटर ऑन जब वो अपना रिटर्न फाइल करने के टाइम वो आपको कांटेक्ट करेगा और अपनी डिटेल्स देगा कि ये पैसा मैंने ऐसे ट्रांसफर किया था गूगल पे से या बैंकिंग चैनल से आपके अकाउंट में और मुझे ATG का सर्टिफिकेट चाहिए, तब हमें पता नहीं है कि क्या उसको रिवाइज कर पाएंगे या डेट चला गया होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक इश्यूज हो सकते हैं आपके डोनर के साथ, और उसमें आपका ब्रांड नेम ही खराब होगा अगर आप डोनेशन का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते हैं। डोनेशन इन काइंड, दोस्तों डोनेशन इन काइंड बहुत ही वेग काइंड ऑफ टर्म्स है, और इन इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इवन इनकम टैक्स में उसको कहीं भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है या उसकी कोई प्रोसीजर
डिफाइन नहीं है कि उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है, किस वैल्यू से लेना है। हालांकि फॉर्म 10BD में एक मोड ऑफ रेसिप्ट उन्होंने इन काइंड दे दिया है कि अगर डोनेशन इन काइंड मिला है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पर चूंकि उसका अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है डोनेशन इन काइंड कैसे रिपोर्ट करना, कुछ सीए उसको 1 रुपए से वैल्यू से रिपोर्ट करते हैं, कुछ उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल्स में। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको रिपोर्ट करेंगे तो भी किस वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे। तो ऑन अ सेफर साइड, इन माय ओपिनियन, यू शुड नॉट रिपोर्ट इन काइंड डोनेशन इन फॉर्म 10BD। अगर डोनेशन नहीं है तो क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है? आपका नील 10BD आप फाइल नहीं कर सकते। उसका मैकेनिज्म या उसका CSV एक्सेल ऐसे बनाया गया है कि एक लाइन आइटम तो आपको फिल करना पड़ेगा, आप ब्लैंक इसको अपलोड नहीं कर सकते और आप नील रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। एक इश्यू था कि क्या जो डोनेशंस 31 मार्च को आ गए थे हमारे पास, बट वो बैंक में क्रेडिट 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को हुआ है, मतलब कि 2 फाइनेंशियल ईयर में इसका ट्रांजैक्शन चल रहा है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको ये डोनेशंस ले लेने चाहिए। तो दोस्तों, कैश बेसिस पे रिपोर्ट करना है या अक्रूवल बेसिस पे रिपोर्ट करना है? तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे रिपोर्ट करना है, मतलब कि जो ग्रांट डोनेशन आपको एक्चुअली इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव्ड हुए हैं उसी को रिपोर्ट करना है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एज ऑन 31 मार्च कुछ चेक्स आपके पास डोनेशन के आ गए थे, बट आपने उसको डिपॉजिट करवाया और क्रेडिट होते होते 4 अप्रैल या 2 अप्रैल हो गया। उस सिनारियो में उसको आपको 31 मार्च में ही उसको ले लेना है एज अ कैश बेसिस। चलिए दोस्तों, तो ये एक बहुत कंफ्यूजन है कि क्या 10BD में जो अमाउंट डाला है डोनेशन का, ये ITR 7 जो ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न है उसके रिपोर्टिंग के साथ मैच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, हमें पता नहीं है, इसका कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि उसको दोनों लोग मैच करेंगे, दो फॉर्म 10BD और ITR, ये हमें नहीं पता है। इसका नोटिस आ सकता है या नहीं आ सकता है, बट जिस तरह से ये 10BD बनाया गया है या जैसे इनकम टैक्स वर्क करता है, मेरे हिसाब से फिलहाल, मतलब अभी इनिशियल ईयर्स में तो उसका कोई मैचिंग या रिपोर्टिंग नहीं होगा दोनों रिटर्न्स का या फॉर्म्स का। हाँ, पर अगर स्क्रूटिनी में आपका केस जाएगा तो हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपको एटलीस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांग ले कि आपका फॉर्म 10BD में इतना अमाउंट है और ITR 7 में इतना अमाउंट है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के लिए अभी से आपको जो डोनेशंस या ग्रांट, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते या रिपोर्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उसका आपको एक एक्सेल स्टेटमेंट मेंटेन करना चाहिए जिसमें अमाउंट, डेट वगैरह क्लियरली लिखा हो विथ रीजन कि आप इसको फॉर्म 10BD में क्यों नहीं डाल सकते। जैसे FCR है, फॉरेन फंडिंग है, आपके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, या ये कैश डोनेशन है 5000 के 2000 के अबव है, 5000 है, तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। विथ रीजन आप एक स्टेटमेंट बना लीजिए। ये आपको अगर स्क्रूटिनी में आपका केस आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों के बीच का रिकंसिलिएशन देने के लिए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम टेक्निकल कंफ्यूजन्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर CSV अपलोड करना है, एक्सेल फाइल है और बहुत सारी बार उन्होंने इंस्ट्रक्शंस चेंज किए हैं। ओरिजिनल कब फाइल करना है, रिवाइज कब करना है, URN क्या है, ARN क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, टेक्निकल इश्यूज है। तो चलिए हम उस टेक्निकल इश्यूज पे भी बात करते हैं कि इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। क्या फॉर्म 10BD मल्टीपल टाइम फाइल कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 की बैच में 5 बार कर सकते हैं, 10 की बैच में 20 बार कर सकते हैं। एनी टाइम टिल द डेट अवेलेबल, फॉर्म अवेलेबल और ड्यू डेट आ रही है उसके पहले आप चाहे उतनी बार 10BD अपलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल वाला। तो ओरिजिनल 10BD रिटर्न आप 100% मल्टीपल टाइम्स अपलोड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है सेम डोनर और सेम लाइन आइटम और सेम एंट्री 2 बार ना आ जाए। यहाँ पर मल्टीपल डोनेशन की बात कर ले, मल्टीपल डोनेशन ही देना है, मतलब कि कंसोलिडेटेड डोनेशन देना है। अगर मैं आपको हर महीने 1000 रुपए कॉर्पस दे रहा हूं तो आपको 12 एक्सेल रो नहीं बनानी है, सिर्फ एक रो में टोटल 12,000 मेरे पैन के सामने लिख देने हैं।
हाँ, अगर टाइप चेंज है, मतलब कि मैंने 1000 6 मंथ के लिए कॉर्पस डोनेशन दिया है और बाकी नॉर्मल डोनेशन है, तो आपको 2 लाइन आइटम डालने होंगे। सेम वे अगर मोड ऑफ रिसीट चेंज है तो भी आपको सेपरेट एंट्री करना होगा। ये जो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है दोस्तों, ये बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ओरिजिनल 10BD भरने के लिए इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रिवाइज 10BD में यूज होता है और कैसे यूज होता है मैं आपको बता दूं। स्पेसिंग दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से अगर डेटा कॉपी कर रहे हैं इस एक्सेल में तो ध्यान रखिए कि आपका पेन में कोई स्पेसिंग ना हो, कहीं पर भी स्पेस ना हो, खाली जगह ना हो, और जिस फॉर्मेट में ये एक्सेल दिया गया है उसी में आप उसको बगैर चेंज किए, बगैर हाईलाइट किए, बगैर रो को स्पेस डाले हुए या उसको मिस किए हुए आपको कंटिन्यूअस लेवल पे ही इसको फाइल करना है। दोस्तों यहाँ जो नेम लिखना है डोनर का वो एज पर पान होना चाहिए, एज पर आईडी प्रूफ होना चाहिए, या कैसे डालना है? अगर आपके पास उसका आईडी अवेलेबल है, पेन या उसका कॉपी अवेलेबल है, तो जो पेन या आईडी में नाम लिखा है उसको लिखना जरूरी है। अगर आपके पास आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या सिर्फ इनिशियल लिख सकते हैं। फॉर्म में कोई एरर नहीं आ रहा है, हालांकि मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसका फुल नेम लिखें। अभी तक एड्रेस फील्ड मैंडेटरी नहीं है, हालांकि टेक्निकल सेशंस जो वेबिनार हुआ था इनकम टैक्स का, वहां पर उन्होंने बताया था कि नहीं, एड्रेस भी आपको फुल डालना है और मैंडेटरी है। पर कल ही मैंने एक फॉर्म विदाउट एड्रेस, मतलब एड्रेस के रो में मैंने कुछ नहीं लिखा था, कॉलम में ब्लैंक छोड़ दिया था और फिर भी मेरा 10BE जनरेट हो गया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एड्रेस नहीं डालेंगे या सिर्फ आप सिटी का नाम डाल रहे हैं या सिर्फ एरिया और सिटी का नाम डाल रहे हैं तो परफेक्टली ओके। दोस्तों यहाँ पर जो आपका URN डालना है और डेट डालना है, ये आपके ATG सर्टिफिकेट में यहाँ से मिलेगा, उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर डालना है और हर लाइन आइटम में सेम रहेगा। डेट का फॉर्मेट थोड़ा ट्रिकी है और आपको फॉर्मेटिंग डेट का करना है DDMMMYYYY। आप ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आप यहां पर कस्टम में जाकर के ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको कॉपी पेस्ट करिए। रिवाइज 10BD कब करना है दोस्तों? रिवाइज 10BD तब करना है जब आपका कोई डोनर रिपोर्टिंग गलत हो गया है ओरिजिनल 10BD में। तो जैसे मैंने आगे बताया, आप मल्टीपल 10BD अपलोड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 10 डोनर का इंफॉर्मेशन है कंप्लीट, मैंने आज 10 डोनर का 10BD ओरिजिनल अपलोड कर दिया। कल मैं और किसी 5 डोनर का ओरिजिनल 10BD अपलोड कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मुझे रिवाइज करना है, या जैसे मैंने जो 10 डोनर अपलोड किए थे उसमें कुछ एक डोनर का गलती था, एक लाइन आइटम में उसका नाम, पैन या अमाउंट गलत निकल गया और मुझे उसको रिवाइज करना है, तो सबसे पहले मुझे उसका फॉर्म 10BE डाउनलोड करना है जो पुराना ओरिजिनल में हमने फाइल किया था। उसके बाद हमें रिवाइज रिटर्न, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, ऐसे आपको डाउनलोड करना है टेम्पलेट और उस पुराने 10BE से उसका ARN प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डालना है और उसके बाद एज ए रिवाइज इसको अपलोड करना है, तो आपका 10BE रिवाइज होके फिर से आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे और फॉर्म 10BD पर जाना है। फॉर्म 10BD पर आपको क्लिक करना है रिवाइज पर। रिवाइज पर जाकर के ये बेसिक इंफॉर्मेशन वाला कंफर्म करना है और टेम्पलेट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो ये रिवाइज एक टेम्पलेट ब्लैंक खुल जाएगा आपका एक्सेल में। इस रिवाइज टेम्पलेट में आपको डालना है वही लाइन आइटम जिसमें आपका गलती था, तो आपको ओरिजिनल से उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये है प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको 10BE सर्टिफिकेट से मिलेगा, जो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, जहां पर मेरा अमाउंट में गलती है। यहाँ पर 11,000 की जगह मेरा अमाउंट है 1100। तो मैं ये प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर या यहाँ पर कॉपी कर लूंगा ताकि उनको पता चले कि इसमें रिवाइज करना है।
अमाउंट चेंज करूंगा और यहाँ पर रिवाइज सिलेक्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको CSV में सेव कर दूंगा। इस CSV को हमें वहां पर अपलोड करना है पोर्टल में। यहाँ पर आप अपलोड करेंगे उसको CSV में, और बाकी की प्रोसेस सेम वे वेरिफिकेशन वगैरह कर लेंगे तो आपका रिवाइज रिटर्न फाइल हो जाएगा। और इस रिवाइज रिटर्न पर आपको रिवाइज 10BE डाउनलोड करके मिल जाएगा अमाउंट चेंज के साथ। तो दोस्तों जब आप रिवाइज कर रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ जिस लाइन आइटम में एरर है उसी को रिपोर्ट करना है। आप ध्यान रखिए कि पुराने जो एक्चुअल और सही डोनेशन सर्टिफिकेट आ गए उसको इंक्लूड मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज ही अपलोड करना है जो लाइन आइटम है, और लास्ट कॉलम में आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है रिवाइज। चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि फॉर्म 10BE कैसे डाउन करना है। वेरी सिंपल है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था आप यहां पर जाके उसको देख सकते हैं फॉर्म 10BD, और यहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 10BE ये एक जिप फाइल आता है, और जिप फाइल्स में आप सारे PDF देख सकते हैं। मैंने 7-8 जितने भी अपलोड किए थे वो सारे डाउनलोड हो गए यहाँ पर, और आप इस PDF को आप डोनर को ईमेल कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रयास था आपके कंफ्यूजन्स दूर करने का। हो सकता है इससे भी ज्यादा आपके कंफ्यूजन्स हो और कुछ एरर वगैरह आपको आ जाए, आप प्लीज कमेंट में बताइए, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल KCGM NGO। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।